इट्स मी नीरज शर्मा। जैसे कि आपको पता ही है कि आपका चैप्टर चला हुआ है क्लास 12th का सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन चैप्टर को हम स्टार्ट कर चुके हैं। मैं पहले इसकी 2 वीडियो डाल चुका हूँ ऑलरेडी, पर लेकिन आपको पता है कि इस चैनल पे यही काम होता है, जब नेक्स्ट लेक्चर चलता है उससे पहले मैं आपको पुराना रिवाइज कराने वाला हूँ। अब आप लोग ध्यान से देखिए कि लास्ट में आपकी जो टर्म्स थी, हम इसमें टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म्स डिस्कस कर रहे थे। पहली आपकी जो फर्स्ट टॉप डिस्कस थी वो थी परसेंटेज वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम। तो परसेंटेज वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम के बारे में मैंने आपको क्या बताया था कि जो ऊपर का जो पोर्शन है ये तो सोल्यूट को इंडिकेट करेगा और नीचे वाला जो होगा वो हमेशा सॉल्यूशन को इंडिकेट करेगा। बोलो बात समझ में आती है कि नहीं? यहाँ तक आपको बार बार बता रहा हूँ मैं। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, बिल्कुल अच्छी तरह ध्यान दीजिए। क्या बोल सकते हैं? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट। एंड नाउ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100। जो आपका वॉल्यूम है वो सोल्यूट किस में होना चाहिए? ml में। वो 100 ml सॉल्यूशन में पूरा डिजोल्व हो जाएगा। वो परसेंटेज वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम कहलाएगा। समझ रहे होंगे? सेकंड वन इज परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। ये डिस्कस किया था आपने कि परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम क्या है। पूरी आनंद की अनुभूति के साथ पढ़िए, ध्यान दीजिए कि परसेंटेज W अपॉन V क्या है। तो ये क्या होगा भाई दोस्तों? ये होगा वेट ऑफ सोल्यूट, वेट ऑफ सोल्यूट। बार बार कह रहा हूं कि जो नंबरेटर वाली टर्म्स होगी वो सोल्यूट को इंडिकेट करने वाली है और ये किसको करने वाली है? आपकी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100। जितनी भी परसेंटेज वाली टर्म्स है आपको पता है 100% होता है। यही मैंने आपको लास्ट में बताया था। नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है? मोलैरिटी। मोलैरिटी, तो मोलैरिटी को आपको समझना बहुत जरूरी है। मोलैरिटी, मोलैरिटी का डेफिनेशन क्या होती है? मोल ऑफ सोल्यूट, मोल ऑफ सोल्यूट। समझ रहे हो ना आप लोग? सभी बहुत ध्यान से पढ़ना है और अच्छी तरह इंडिकेट करना। मोल ऑफ सोल्यूट। अब इसके बाद में चलेंगे आप लोग पढ़ने वाले हो, क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वो भी किस में होना चाहिए? लीटर में। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में होने वाला है। अब मैं इसके फॉर्मूले को एक्सप्रेस करने वाला हूँ। ये मैंने लास्ट लेक्चर में आपको ये पढ़ाई भी थी, मैंने रिकॉल करा दिए। अब इसी के साथ मैं इसको आगे लेके चलता हूँ। तो मोलरिटी में क्या बोलते हैं? मोलरिटी को आप लोग जो डिनोट करते हो वो कैपिटल M से डिनोट करने वाले हो। किससे? कैपिटल M से। मोल ऑफ सोल्यूट, तो आपके मोल ऑफ सोल्यूट को आप लोगे स्मॉल n से। मोल ऑफ सोल्यूट, दोबारा बता रहा हूँ, मोल ऑफ सोल्यूट स्मॉल n। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यानी कि वॉल्यूम वो किस में होना चाहिए? लीटर में। अब यहाँ एक छोटी सी प्रॉब्लम आती है, थोड़ा मैथमेटिकल पोर्शन है। जो बायोलॉजी वाले बच्चे हैं वो यहाँ पे अपना दिमाग हटा देते हैं, लेकिन छोटा मोटा थोड़ी सी कैलकुलेशन है इसके अंदर। बस आपको ध्यान लगाना है, कहीं दूर जितना भी आप ध्यान लगाओगे उस बात को अच्छी तरह सीख लो। और जब भी आप पढ़ते हो ना, बस ये चीज़ ध्यान देना कि हमें बस सीख के जाना है यहाँ से, बाकी और कुछ नहीं। ध्यान देना, मोलरिटी को किससे डिनोट किया? M से। मोल को आपने किससे डिनोट किया? स्मॉल n से। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम यहाँ पे रहा, वॉल्यूम किस में होना चाहिए? वो लीटर के अंदर होना चाहिए। इसी के साथ में आप लोग आगे बढ़ने वाले हो। तो मोल्स क्या होते हैं? मोल्स n इक्वल्स टू होता है वेट ऑफ सोल्यूट, यानी कि WA से डिनोट कर लीजिए। वेट ऑफ सोल्यूट WA से डिनोट कर लीजिए। इसी के साथ आपका क्या होना चाहिए? अपोन क्या होना चाहिए? मोलर मास। M नोट क्या होगा आपका? मोलर मास। साथ में हम आगे बढ़ने वाले हैं, ये वैल्यू इसके अंदर पुट कर दीजिए। M इक्वल्स टू क्या होना चाहिए कि वेट ऑफ सोल्यूट अपोन क्या होने वाला बच्चों? वेट ऑफ सोल्यूट अपोन यहाँ पे क्या हो जाएगा? मोलर मास मल्टीप्लाई वॉल्यूम लीटर में। ये तो आपने देख लिया होगा ना, क्या होना चाहिए? वॉल्यूम लीटर में होना चाहिए। तो जैसे आप लोग इसमें देख रहे होगे कि M तो आपका जो है यहाँ पे मोलरिटी है, ये वेट ऑफ सोल्यूट है और ये मोलर मास मल्टीप्लाई वॉल्यूम लीटर के अंदर। ये आपका एक फॉर्मूला है, बहुत अच्छी कंसंट्रेटेड टर्म्स है।
इस पे आपका बहुत न्यूमेरिकल्स आते हैं एग्जाम के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ में आप लोग आगे बढ़ने वाले हो, तो आप लोगों को जो वॉल्यूम है, इफ वॉल्यूम आर गिवन, वॉल्यूम किस में दिया हो आपको, वॉल्यूम ml में हो। क्वेश्चन के अंदर एक छोटा सा प्रॉब्लम आती है कि यहाँ पे आप जब लीटर में आता है तो फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करें, और ml में आएगा तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो इसको मैं आगे कर लेता हूँ। अब यहाँ पे आपकी जो मोलरिटी है, आपका वेट ऑफ सोल्यूट, मोलर मास मल्टीप्लाई वॉल्यूम, ये जो वॉल्यूम दे दिया जाए आपको ml में, तो आपको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा ना इन केस। जब आपका वॉल्यूम ml में होता है तो 1000 से आप इसे डिवाइड कर सकते हो। साथ ही जब इसको आगे बढ़ाने वाले हो तो m इक्वल्स टू कितना होगा, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास वॉल्यूम ml में मल्टीप्लाई 1000। जब आपका वॉल्यूम किस में हो, ml के अंदर होगा, तो फॉर्मूला कौन से वाला अप्लाई करना पड़ेगा, ये वाला। और लीटर के अंदर होगा तो ये आपका वॉल्यूम जो फॉर्मूला है ये वाला लगने वाला है। मोलरिटी स्टार्ट किया था। अब उसके बाद में हमारा नेक्स्ट जो कंसंट्रेटेड टर्म्स है वो है आपका नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी जो टर्म्स है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये जब आप लोग प्रैक्टिकल वगैरह होते हैं तो उसमें ट्राइटेशन वाले जितने भी एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, वो सारे के सारे नॉर्मेलिटी से होते हैं। जैसे आप लोगों का फॉर्मूला N1V1 इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला बहुत ही फेमस है, N1V1 इक्वल्स टू N2V2, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो नॉर्मेलिटी का ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे देखते आ रहे हैं। तो जैसे ही आप लोग नॉर्मेलिटी के बारे में डिस्कस करने वाले हो, तो व्हाट इज़ द नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी में आप क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट। ध्यान से सुनिए, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट पर लीटर वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन, पर लीटर वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन एज नोन एज नॉर्मेलिटी। बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट चला हुआ है कि आपका नॉर्मेलिटी क्या है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट पर लीटर वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन एज नोन एज नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी को आपने पढ़ लिया, बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं नंबर ऑफ। तो आपको नॉर्मेलिटी निकालना है कि नॉर्मेलिटी क्या है, नॉर्मेलिटी। अब नॉर्मेलिटी के चक्कर में क्या होता है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट अपॉन क्या होने वाला है, वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन। ये आपको कंसेप्ट में बहुत इजीली आपको बता चुका हूँ, आपको ये आराम से समझना है। नॉर्मेलिटी क्या है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट पर लीटर वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन एज नोन एज नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी को आप अच्छी तरीके से इसको मगअप कर सकते हैं डेफिनेशन। फिर हम आगे आते हैं। नॉर्मेलिटी को किससे डिनोट किया जाता है भाई, कैपिटल M। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट को यहाँ पे आप EQ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, EQ। वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन यानी कि V, और यहाँ लगा सकते हो आप लीटर के अंदर। तो नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू इक्विवेलेंट आपका होगा, और अपन यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन वो भी किस में होना चाहिए, वॉल्यूम लीटर के अंदर होना चाहिए। यहाँ तक आपने समझ लिया। इसके बाद में आप लोग आगे बढ़ने वाले हो, एक सबसे बड़ी एक कंडीशन आ चुकी है, व्हाट इज द इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट क्या होता है, तो इक्विवेलेंट इक्वल्स टू क्या होता है, इक्विवेलेंट इक्वल्स टू क्या होता है, वेट ऑफ सोल्यूट, WA से रिप्रेजेंट कर चुके हैं, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन
इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट क्या होता है आपका, इक्विवेलेंट, जो इक्विवेलेंट होता है वो क्या होता है, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट। ध्यान देना इस बात पे, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट, ये वैल्यू इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे नेक्स्ट नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू इक्विवेलेंट अपॉन, सॉरी ये वैल्यू पुट कीजिए, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास अपॉन मल्टीप्लाई वॉल्यूम लीटर के अंदर। अगेन वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, व्हाट इज द इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट मास क्या होता है, इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास इक्वल्स टू क्या होगा, इक्विवेलेंट मास क्या होता है, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। एम नोट क्या है, मोलर मास है, और ये होता है एन फैक्टर, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। डोंट वरी, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, एन फैक्टर कैसे कैलकुलेट करेंगे हम अभी इसे डिस्कस करने वाले हैं, कोई इसमें टेंशन नहीं लेना। बट आप लोगों को अब ये वैल्यू इसके अंदर पुट कर दीजिए। क्या करना है कि n इक्वल्स टू क्या करना है, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट्स की वैल्यू क्या होगी आपकी, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर मल्टीप्लाई वॉल्यूम लीटर में। आप लोग ये समझ सकते हो, यहाँ पे जो आपका वॉल्यूम है वो किसके अंदर है, यहाँ पे लीटर के अंदर है। यहाँ तक आप इसे समझ लीजिए। यहाँ तक आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब इसको मैं इसे ऊपर से कर लेता हूँ, इरेज कर रहा हूँ, यहाँ से समझिए आप लोग। तो n इक्वल्स टू क्या होता है, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास अपॉन एन फैक्टर मल्टीप्लाई वॉल्यूम लीटर में। अब इस फॉर्मूले को n इक्वल्स टू आपका हो सकता है क्या होगा, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन क्या होने वाला, मोलर मास मल्टीप्लाई क्या हो गया एन फैक्टर और मल्टीप्लाई वॉल्यूम लीटर में। ये आपका बहुत ही इंटरेस्टिंग फॉर्मूला है और ये आपकी कंसंट्रेशन टर्म्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा यूज की जाती है केमिस्ट्री के अंदर। तो यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया होगा। मैं अगेन इस चीज़ को समझा देता हूँ कि नॉर्मलिटी क्या है। नॉर्मलिटी इक्वल्स टू क्या बोला है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट पर लीटर वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे n इक्वल्स टू ई क्यू हो गया, इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम लीटर में हो गया। इसके बाद में नॉर्मलिटी इक्वल्स टू क्या होगा, इक्विवेलेंट वैल्यू, इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या होती है, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन क्या होता है, इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट। ये वैल्यू हमने यहाँ पे रख ली है, वॉल्यूम लीटर के अंदर ही है, आपका बिल्कुल सही है। तो n इक्वल्स टू क्या होगा, वेट ऑफ सोल्यूट आपने ऐसे रखा है, इक्विवेलेंट मास यहाँ पे क्या होगा आपका मोलर मास, इक्विवेलेंट मास की वैल्यू क्या होगी बच्चों, यहाँ ध्यान दीजिए, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर मल्टीप्लाई वॉल्यूम लीटर में। अब जैसे आप लोग इसे सोल्व कीजिए तो यहाँ पे n इक्वल्स टू ये एन फैक्टर आपका अपर पार्ट में वेट ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाई एन फैक्टर, ये हो गया आपका मोलर मास वॉल्यूम लीटर में। प्रेशराइज कुछ नहीं है, आराम से आपको समझना है, बहुत ही आसान है, समझ लिया आपने। अब मैं इसको इरेज कर लेता हूँ। अब हमारे पास में एक टॉपिक आता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है बच्चों। यहाँ से आगे होता क्या है, यहाँ से आपका होता है कि हाउ टू कैलकुलेट एन फैक्टर, हाउ टू कैलकुलेट एन फैक्टर, हाउ टू कैलकुलेट एन फैक्टर। आप लोग किस तरीके से एन फैक्टर निकालने वाले हो, हाउ टू कैलकुलेट एन फैक्टर, बहुत आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। अब एन फैक्टर है, इसके मैंने कुछ वेरियस पार्ट्स बनाए हुए हैं। फर्स्ट पार्ट हम डिस्कस कर लेते हैं। इन एसिडिक मीडियम, इन एसिडिक जहां पर आपके एसिडिक मीडियम में क्या होता है कि जब नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस
जितने भी रिलीज हो रहे होंगे एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, उन्हीं को क्या बोल देते हैं आप लोग, एन फैक्टर। जैसे कि नंबर ऑफ आयन, नंबर ऑफ आयंस gives in aqueous solution। एक्वस सॉल्यूशन के अंदर जितने आयंस होंगे वही आपका एन फैक्टर होगा। इस चीज को आप दिमाग में लगाइए, क्या है कि आपके पास HCl है, HCl को आपने ब्रेक किया तो यहाँ पे H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव निकला। कितने H पॉजिटिव रिलीज हुए, 1 H पॉजिटिव हुआ, तो इसका एन फैक्टर कितना होगा, तो एन फैक्टर कितना होने वाला है, इसका एन फैक्टर हो गया बच्चों 1। माइंड लगा लीजिए, बहुत आसान है कि इसका एन फैक्टर कितना होगा, 1 होगा। ये फर्स्ट केस था। सेकंड केस के अंदर भी हम इस तरह का डिस्कशन कर सकते हैं, जैसे आपका H2SO4, H2SO4 को आप इस तरीके से भी कर सकते हो कि H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव और 2H पॉजिटिव। जैसे आप लोग इसका निकालने वाले हो तो यहाँ पे एन फैक्टर कितना होगा, एन फैक्टर कितना कैलकुलेट, यहाँ पे 2 निकला तो एन फैक्टर कितना होगा बच्चों, 2 होगा। थर्ड केस के अंदर जैसे आपका HNO3 भी आप ले सकते हो, ये है नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड को आप लेने वाले हो, क्या बनेगा, H पॉजिटिव प्लस NO3 नेगेटिव। तो आप इसको मगअप करोगे, कितना होगा, एन फैक्टर कितना होगा बच्चों, एन फैक्टर होगा आपका 1, क्योंकि यहाँ पे कितने निकले हुए हैं, 1 H पॉजिटिव आयन यहाँ पर रिड्यूस है। इसी के साथ इसके साथ में और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे एसिटिक एसिड हुआ CH3COOH, ये वीक एसिड है, बस एक जनरल वे में बता रहा हूँ। यहाँ पे आप लोग इसको इन्वर्स रिवर्स साइन लोगे, CH3COOH नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। ईजिली आप इसको देख रहे होगे यहाँ पे कि कितना निकल रहा है H पॉजिटिव, तो इसका एन फैक्टर कितना होगा बच्चों, एन फैक्टर होने वाला है इसका 1। ऐसे ही आपका फिफ्थ एग्जाम्पल्स है, बहुत अच्छी तरह आप समझ सकते हो कि जैसे आपके पास आने वाला H2SO4, ईजिली आप देखिए, मैं इसको ऐसा भी कर सकता हूँ, इन्वर्स रिवर्स में भी जा सकता हूँ कि आप लोग कर लो इसको H पॉजिटिव प्लस SO4 HSO4 नेगेटिव, इस वाली फॉर्म में भी जा सकता है। इसका मतलब क्या है कि H2SO4 अगेन आगे की कंडीशन में जा रहा है तो H पॉजिटिव प्लस HSO4 नेगेटिव बनने वाला है। तो यहाँ होने वाला क्या है, एन फैक्टर, कि एन फैक्टर इक्वल्स टू कितना हो गया बच्चों, 1। तो आप लोग इसी तरीके से ध्यान में समझ सकते हो कि एसिडिक मीडियम का मैं आपको समझा चुका हूँ, आराम से आप समझ सकते हो इन अ एसिडिक मीडियम। नंबर ऑफ आयन गिव्स इन एक्वस सॉल्यूशन, जितने भी एक्वस सॉल्यूशन के अंदर आयंस मिलेंगे, नंबर ऑफ आयंस, आयंस का मतलब होता है नंबर ऑफ आयंस, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। आयंस वो आपका H पॉजिटिव से था, आयंस का आप लोग कभी आयंस में आपका नेगेटिव भी हो सकता है, कभी आप लोग ये सोचो एसिड में तो हम इंडिकेट केवल H पॉजिटिव आयन को करेंगे, नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस, ठीक है जी। तो नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस होगा, इस पर थोड़ा ध्यान देना आप लोग, इसको अच्छी तरह करना। तो नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस गिव्स इन एक्वस सॉल्यूशन, जैसे कि HCl था तो इसमें H पॉजिटिव आया तो इसका एन फैक्टर 1 निकल गया, H2SO4 था इसका एन फैक्टर 2 निकल गया, इसका कितना हुआ, यहाँ पे एक H था तो 1 आया, और इसका एन फैक्टर आपने निकाला तो यहाँ पे 1 हो गया एसिटिक एसिड का। और एन फैक्टर इसका अकॉर्डिंग टू सिचुएशन होता है वर्क। बच्चों अब मैं यहाँ पे आपको इसे इरेज करने वाला हूँ, आप लोग इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, अब मैं आपसे, अब एसिडिक मीडियम हमने डिस्कस कर लिया, अब हम बात करने वाले हैं एसिडिक मीडियम का, हमने एन फैक्टर कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट केस के अंदर आप लोग इसे आराम से पढ़ सकते हो, बेसिक मीडियम। अब ये बेसिक मीडियम क्या है, बेसिक मीडियम में नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन, नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयन, सॉरी, नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयन gives in aqueous solution। जोन सा भी आपका होगा एक्वस सॉल्यूशन के अंदर जितने आपके OH नेगेटिव आयंस होंगे, जितने आपके OH नेगेटिव आयन होंगे वो आपका बेसिक मीडियम का मतलब उसका उतना ही एन फैक्टर होगा।
बहुत आसान है, इजीली आप लोग इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स ले सकते हो। फर्स्टली एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ यहाँ पे NaOH, दिस नेम इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। बेसिकली आप जब इसको आयोनाइज करने वाले हो तो यहाँ पे क्या निकलेगा, Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। बेसिकली यहाँ पे निकला कितना है, OH नेगेटिव, वैल्यू कितनी है आपकी 1 है। तो यहाँ पे इसका n फैक्टर बच्चों कितना होने वाला, n फैक्टर इसका निकल के आएगा 1। बहुत सारे एग्जाम्पल्स इसके भी कलेक्ट कर सकते हो, जैसे यहाँ पे CaOH की होल ट्वाइस, ये बेसिक मीडियम के अंदर है। तो आप लोग इसको आयन में ब्रेक करने वाले हो, क्या होगा, Ca2 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव 2। देखिए आयंस यहाँ से कैसे कैरी करता है, ये चीज़ तो आप लोग 10th स्टैंडर्ड में सीख गए होंगे, मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं होती यहाँ पे। तो n फैक्टर आपका कितना होने वाला है, n फैक्टर आपने कलेक्ट करा कितना होगा आपका 2, क्योंकि यहाँ पे 2 OH नेगेटिव आयंस थे। तो इसका बेसिक मीडियम ये हो गया, आप इजीली इसको कर सकते हो। नेक्स्ट केस के अंदर इसमें हो सकता है आपका KOH हो सकता है, तो आप लोग K पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव निकाल सकते हो यहाँ पे, और इसका n फैक्टर होने वाला क्या है, इसका n फैक्टर 1 होगा। तो बेसिकली आपको ये समझ में आ गया होगा कि बेसिक मीडियम क्या होता है, कि नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस गिव्स इन एक्वस सॉल्यूशन। जितने भी एक्वस सॉल्यूशन के अंदर OH नेगेटिव आयंस हैं उन्हीं को क्या बोला जाएगा, मतलब वही उनकी क्या होगी, n फैक्टर। तो Na पॉजिटिव NaOH के अंदर कितना है n फैक्टर बच्चों, 1 है। तो n फैक्टर इसका 1 हुआ। क्यों हुआ इसका n फैक्टर 1, क्योंकि यहाँ पे OH नेगेटिव की वैल्यू कितनी है, 1 है। CaOH की होल ट्वाइस, जब इसको आयन में आपने ब्रेक किया, Ca2 पॉजिटिव प्लस 2OH नेगेटिव, यानी कि कितना निकल के आया 2, n फैक्टर कितना होगा भैया 2 होगा। KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो K पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, तो इसका n फैक्टर निकल के आया 1। तो बेसिकली आप इसका आपको इजीली समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम होगी तो फिर बताना। वैसे इसमें कोई सब इजी है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट। बेसिक मीडियम के बाद में आप लोग आगे चलना चाहोगे, बेसिक के बाद में आपका जो बहुत ही अच्छा फंडा आता है वो बेसिक के बाद में आता क्या है, बेसिक के इन सॉल्ट, इन सॉल्ट, सॉल्ट के क्या मतलब क्या, टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ, टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव। आपको टोटल मैग्नीट्यूड देखना पड़ेगा सॉल्ट के अंदर कि इसका कितना n फैक्टर होगा। सॉल्ट्स कौन कौन से हैं जनरल, बेसिकली आप उसमें डिस्कस क्या करने वाले हो, जैसे आपके पास आया सबसे आसान MgCl2 लगाइए इसमें। तो MgCl2 के अंदर 2 तो पॉजिटिव है और 2 नेगेटिव है, तो इसका n फैक्टर आपने कलेक्ट किया तो कितना होगा बच्चों, n फैक्टर 2 होगा। n फैक्टर हैव नॉट अ चार्ज, वो पॉजिटिव नेगेटिव को सेव नहीं कर रहा है, बस इसमें टोटल मैग्नीट्यूड देख रहा है। मैग्नीट्यूड में आप लोगों का या तो पॉजिटिव वाली टर्म्स ले लो या नेगेटिव वाली टर्म्स ले लो, तो इसकी n फैक्टर उतना ही होगा। तो आपने बेसिकली फर्स्ट कंडीशन चेक कर ली। सेकंड कंडीशन, जैसे आपका CaCl2 हुआ, तो CaCl2 के अंदर आपका 2 पॉजिटिव ही होगा और 2 नेगेटिव ही होगा, तो इसका n फैक्टर कितना होगा बच्चों, n फैक्टर होने वाला है इसका 2। नेक्स्ट थर्ड केस के अंदर आपने देखा NaCl, तो इसके अंदर +1 और -1 होगा, तो इसका n फैक्टर कितना होगा, n फैक्टर होगा इसका 1। ऐसे ही आप लोग बेसिकली जितने भी सोल्ट्स हैं सब पे फोकस कर सकते हो आप। इसमें बात यहाँ पे आपके पास हो जाए NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, तो बेसिकली 1 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव, तो इसका n फैक्टर आप लोगों ने कलेक्ट किया तो बेसिकली 1 आएगा। ये सोल्ट का केस था, आप लोगों ने सोल्ट वाला केस समझ लिया होगा। आई होप आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम आगे चलते हैं। आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सोल्ट के बाद में होता है नॉर्मल केसेस हैं जो आपको अब डिस्कस करने होते हैं। आपका एक स्पेशल केस है, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि KMnO4 होता है। KMnO4 क्या होता है, एसिडिक मीडियम में कुछ और बनाता है, बेसिक मीडियम में कुछ और है, और न्यूट्रल केस के अंदर कुछ और बनाता है। तो KMnO4 एसिडिक मीडियम के अंदर यानी कि H पॉजिटिव हुआ, बेसिक मीडियम यानी कि OH नेगेटिव हुआ, और ये न्यूट्रल केस के अंदर क्या बनाता है और इनका n फैक्टर क्या होगा वो हम डिस्कस करेंगे। KMnO4 एसिडिक मीडियम के अंदर बनाता है Mn2 पॉजिटिव,
बहुत आसान है। KMnO4 एसिडिक मीडियम में हमेशा Mn2 पॉजिटिव ही जनरेट करेगा। KMnO4 ये हमेशा क्या बनाता है, K2MnO4, या ब्रैकेट में बोल सकते हो MnO4 2 नेगेटिव। बात सही है। तो बेसिक मीडियम में ये K2MnO4 ही बनाएगा। इस चीज़ पे आप जर्नली बहुत ही फोकस कर सकते हैं। तो KMnO4 का न्यूट्रल केस के अंदर क्या बनने वाला है, न्यूट्रल केस के अंदर बच्चों इसका बनेगा MnO2। न्यूट्रल केस के अंदर बनेगा इसका MnO2। ये चीज़ मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ कि डायरेक्टली आपको लर्न भी होनी चाहिए। मगअप कीजिए, बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन कीजिए कि KMnO4 एसिडिक मीडियम में क्या बनाएगा, Mn2 पॉजिटिव, और KMnO4 बेसिक मीडियम में बनाएगा K2MnO4, और न्यूट्रल केस के अंदर बनाएगा MnO2। अब इसके लिए इसका एन फैक्टर कितना होगा वो हमें देखना पड़ेगा। जनरल वे में आप लोग देखिए, इसके अंदर मैं इसको अलग देख लेता हूँ। अब एसिडिक मीडियम अलग देखेंगे और बेसिक मीडियम अलग देखेंगे इसमें। चलिए इसको मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ। अब आप लोग फर्स्टली इसमें देखिए कि आपका जो KMnO4 है, जो कि आपका KMnO4 है, उससे क्या बना हुआ था, Mn2 पॉजिटिव। ये एसिडिक मीडियम में था। तो एसिडिक मीडियम में था तो इसका आपको एन फैक्टर कलेक्ट करना है। तो आपको इसको किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट में आप लोग लोगे तो कितना होगा बेटे, तो यहाँ पे +2, जितना जिस पे चार्ज है उसकी ऑक्सीडेशन इतनी होगी, +2। अब इसकी जनरल वे में इसका हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। तो आपको क्या करें, K प्लस MnO4, Mn+4 मल्टीप्लाई हो और इक्वल्स टू आपने ले लिया बच्चों 0। बहुत ही ईजी है। तो K की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, +1, प्लस Mn की आप निकाल लीजिए x, प्लस 4 मल्टीप्लाई O की होती है -K2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे आप लोग देखिए +1 प्लस x। अब आप प्लस माइनस माइनस होगा, 4 2 जा कितना होगा बच्चों, 8 इक्वल्स टू 0। x इक्वल्स टू कितना निकल के आने वाला है, -7 इक्वल्स टू 0। तो x इक्वल्स टू कितना निकल के आएगा भाई, +7। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी निकल के आई बेटे, +7। आप लोगों ने समझ लिया, आसान है। जिसका भी ये 11th का पोर्शन है, देखिए अब बार बार मैं बता नहीं सकते, यहाँ पे टॉपिक है 12th का है, हमारे पास समय बहुत कम बचा हुआ है, 4 मंथ्स बचे हुए हैं और सिलेबस कंप्लीट करना है, इसलिए थोड़ा ध्यान से दीजिए। कुछ वर्क आप भी कीजिए अपने आप, ठीक है। अब यहाँ से आपकी कितनी वैल्यू होगी, +7। अब इन दोनों के बीच में गैप कितना आ रहा है, यहाँ +7 है और यहाँ पे +2 है, इनका गैप निकालिए कितना आया, यहाँ पे निकल गया 5 का, +5। तो इसका एन फैक्टर आपने कलेक्ट कर लिया, कितना आएगा, +5। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो आपका जब KMnO4 आपका एसिडिक मीडियम में होगा, ये मैंने H पॉजिटिव इंडिकेट किया है, एसिडिक मीडियम, तो ये Mn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा। तो बच्चों तो जितना इसका यहाँ पे आपका ऑक्सीडेशन स्टेट आया, इस ये ऑक्सीडेशन स्टेट आया, इन दोनों का जो गैप होगा वो उसका एन फैक्टर होगा। चलिए अब इसके बारे में आप लोग फिर आगे बढ़ लेते हैं। सेकंड केज आपका अब ये आ जाता है बेसिक मीडियम। तो बेसिक के बाद में आप लोग देखिए KMnO4। तो बेसिक मीडियम को आप लोग इंडिकेट कर लेते हैं, क्या है बेसिक मीडियम के अंदर, ध्यान से आप लोग देखिए। बेसिक मीडियम में आप लोग लगाइए KMnO4 किस में कन्वर्ट होने वाला है, K2MnO4। अब बेसिक मीडियम में जनरल वे में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आप लोगों ने अभी फाइंड आउट किया, कितना है, +7 ऊपर है ना, पता है। अभी यहाँ पे K2MnO4 का भी इसी तरीके से निकालेंगे, देख सकते हैं आप लोग। तो 2 मल्टीप्लाई K प्लस Mn की निकालनी है तो आप इसको x कंसिडर कर लीजिए, +4 मल्टीप्लाई हो, आसान है बहुत, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 2 मल्टीप्लाई K का होगा +1 प्लस x, प्लस 4 मल्टीप्लाई -K2 इक्वल्स टू 0। देन +K2 प्लस x -K8 इक्वल्स टू 0। x यहाँ पे बचने वाला क्या है, -K6 इक्वल टू 0। तो x इक्वल्स टू कितना होने वाला है, +K6। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी निकल गई, +6। इंटरचेंजिंग कितनी है, +7 से +6 चला गया। तो एन फैक्टर कितना फाइंड आउट किया बच्चों, +5, ओ सॉरी +1। आसान है ना कि +7 से +6 तक आप पहुंचे तो एन फैक्टर कितना होगा, +1। बहुत ही ईजी है। अब आप लोग चलोगे न्यूट्रल केस के अंदर।
अब न्यूट्रल केस में आपकी वैल्यू कितनी होगी? अब न्यूट्रल केस में आप लोगों ने यहाँ तक ले लिया होगा, मैं अभी इसको आगे चलता हूँ, यहाँ से इरेज कर लेता हूँ। न्यूट्रल केस के अंदर KMnO4 जब न्यूट्रल होता है तो क्या बनाता है? KMnO4 जब न्यूट्रल होता है तो क्या बनाएगा? ध्यान लगाइए, KMnO4 अब न्यूट्रल है इस केस के अंदर, क्या बनाएगा? MnO2। KMnO4 जब न्यूट्रल होता है तो बनाता क्या है? MnO2। ध्यान लगाना है, कोई दिक्कत नहीं। अब आपने इसकी पहले से ही निकाली हुई है, +1 +7 वैल्यू आपको पता है। MnO2 की भी कलेक्ट करनी है तो Mn की लगाइए आप, Mn + 2 × O = 0। ओवरऑल सभी की वैल्यू 0 हो जाती है। तो यहाँ पे आपका Mn हुआ, तो Mn का कितना वैल्यू होगा बच्चों? आप इसका x कंसिडर कीजिए, क्योंकि इनकी वैल्यू आपको जो माननी है ना, जिसकी भी वैल्यू आपको निकालनी होती है उसको आप x मान सकते हो। तो उसके बाद में 2 × इसकी वैल्यू कितनी? -2 = 0, x - 4 = 0, तो x = +4। तो इसकी कितनी निकलने वाली है वैल्यू? +4। तो जब आप लोग इसका n फैक्टर कलेक्ट करने वाले हो, कितना होगा? n फैक्टर कितना होने वाला है? 3। 4 यहाँ पे आपका 7 है, 4n का बीच का गैप कितना? 3। तो ये एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम, ये एसिडिक है, ये बेसिक मीडियम है, ये आपका न्यूट्रल केस है। तो न्यूट्रल केस में MnO2 बनाता है, ये KMnO4 का K2MnO4 बनाएगा, और KMnO4 का किस में कन्वर्ट होगा? Mn2 पॉजिटिव। इसी के साथ में हम लोग इसे आगे बढ़ा रहे हैं और आप लोग ध्यान दीजिए। थैंक यू वेरी मच।